सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। आपने चुनाव के पहले पैसा बांट दिया। वेलफेयर आप चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होता है। संविधान में लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए। हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए। होना नहीं चाहिए ना, बंद करना चाहिए। लेकिन तब बंद करना चाहिए जब हम सरकार में नहीं रहूंगा, विपक्ष में रहूंगा। अभी बंद करेगा तो वो कंपनी हमको चंदा कैसे देगी? बात तो सही है। हद तक प्रोपेगेंडा को रिलेंटलेसली आप करिए कि आधे से ज्यादा लोग जो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है वो भी वही भाषा बोले जो बीजेपी चाहती है। दूसरी बात, कांग्रेस को दोष देना बहुत आसान काम है। क्या 2014 के पहले विपक्ष को कंटेम्प्ट से देखा जाता था? क्या विपक्ष के जो फाइनेंसेस है उसको खत्म कर दिया जाता था? क्या विपक्ष के लोगों को जो सत्ता में बैठे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था? हेमंत बिश्व शर्मा और अरविंद केजरीवाल इसका उदाहरण, क्या उनके खातों को सीज कर दिया जाता था? क्या उनके पर ईडी के छापे पड़ते थे? क्या उनके पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाती थी? क्या बीच चुनाव के अंदर इनकम टैक्स के लोग आके बैठ जाते थे? और क्या इलेक्शन कमीशन उस तरीके से बिहेव करता था जिस तरीके से आज बिहेव करते हैं? आज की तारीख में जब विपक्ष के पास अगर चुनाव और मीडिया का जो रोल है वो तो आप देख ही रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया सिर्फ विपक्ष पे हमला करता है, हम इसके बारे में चर्चा ही नहीं करते। और हम बार बार कहते हैं कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस तो बर्बाद हो गई, कांग्रेस की लीडरशिप के पास कोई दम नहीं है। पर आके पहले होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी उठ खड़ी होती? मेरे सवाल, सुबह से शाम तक अगर मीडिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही कोसता और मनमोहन सिंह की तारीफ करता तो क्या होता? लगते हैं नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए हैं। आने दीजिए, छोड़ दीजिए ना उसको। बस हवा निकल गई। आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि लोकतंत्र है, इसमें सवाल नहीं करना। देश में लोकतंत्र है, सब कुछ अच्छा है, जो हो रहा है, सरकार जो कर रही है वो सब कुछ अच्छा है, ऐसा आपको दिखाया जा रहा है। तो क्या सब कुछ अच्छा है? आपके सामने जो घटनाएं घटती हैं, या महंगाई बेरोजगारी है, या हम हंगर इंडेक्स में कहां हैं, या हमारी जीडीपी क्या है, अगर उसका आकलन आप करेंगे, उसके बारे में आप सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ अच्छा है या जो आपको दिखाया जा रहा है वो अच्छा है। आपको हमेशा वो खबरें दिखाई जाती हैं जो सरकार के फेवर की हो, जो सरकार की बचाव में होती है। उसका एक जीता जागता उदाहरण, अभी पिछले दिनों दुबई में जो एयर शो हो रहा था, उसमें तेजस विमान हमारा गिर जाता है। गिर गया, कोई बात नहीं, दुर्घटना हो गई, हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, परंतु उस पर लीपापोती हो गई। उस पर मीडिया ने पायलट को ही दोषी ठहरा दिया। उसमें अंजना कश्यप, आज तक जो नंबर 1 चैनल है, उसने कहा कि ये पायलट जो है वो दिखा रहा था, कर्तव्य दिखा रहा था और उसकी गलती से ये हुआ है। क्या बोली है ये, एक बार आप सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। सही, ये देखो, ये अंजना ओम कश्यप क्या दिखा रहे हैं भाई। कहना है कि तेजस ने यहाँ नियंत्रण नहीं खोया था, बल्कि वो नोज डाउन करते हुए कर्तव्य दिखाने ही वाला था। नीचे जाने के बाद पायलट ने विमान को फिर से ऊपर ले जाने के लिए उसे सीधा कर लिया था, लेकिन क्योंकि इस दौरान तेजस लो ऑल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर था, इसीलिए पायलट विमान को ऊपर की तरफ नहीं खींच पाया। सीरियसली, इस औरत के हिसाब से जो तेजस विमान का क्रैश हुआ है वो पायलट की गलती की वजह से हुआ है। मतलब तेजस विमान में कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ना ही कोई इंस्पेक्शन हुआ और ना ही कोई जांच कमीशन बैठी है। ये बोल रही एक्सपर्ट के मुताबिक तेजस विमान का जो हादसा हुआ वो पायलट की गलती की वजह से हुआ है। तुमने पहले ही पायलट की गलती निकाल दी।
अब जाके अगर कंपनी गलत होगी जो उस विमान को बनाती है, या फिर हमारे गवर्नमेंट गलत होंगे, तो लोगों को लगेगा यार ये तो मुद्दा दबा हुआ, छोटा सा मुद्दा था, एक ही तो इंसान का जान गया है ना, ज्यादा लोग मरे थोड़ी हैं, एक ही तो पायलट शहीद हुआ है यार। तुम्हारे हिसाब से यही हुआ ना भाई? मतलब पहले ही दुनिया भर के भारत के सभी लोगों के दिमाग में ये भर दो कि जो पायलट था उसी की गलती है। मतलब तेजस विमान जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया था उसकी गलती नहीं थी, या फिर गवर्नमेंट की गलती, इसमें कुछ नहीं हो सकती है। गलती किसकी है? उस पायलट की गलती है कि जब लिखा कि लो भाइयों बहनों, अंजना ओम कश्यप ने तो तेजस विमान से पायलट की ही गलती निकाल दी। अब तेजस विमान बनाने वाली कंपनी पर कोई सवाल नहीं होगा, तेजस को पायलट नहीं उड़ा पाया और कितना नीचे गिरोगे अंजना ओम कश्यप, शर्म नहीं बची। इस तरीके मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, सरकार मेरी, सरकार का पूरा यंत्र मेरा, सरकार में बैठे हुए लोग मेरे, सरकार के पीछे लगने वाले अंधभक्त मेरे, जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। अगर कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब उल्टे तरीके से दिया जाएगा। कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, या ये चिट्ठी ढाल बन रही है चुनाव आयोग के लिए? चुनाव आयोग को सवालों के जवाब नहीं देने होते क्या, या नहीं देने चाहिए क्या? लोकतंत्र का यही तकाजा है क्या महेश भाई? लोकतंत्र का क्या अब यही तकाजा बचा हुआ है कि कांग्रेस के जो शिखर नेतृत्व है, या कह लीजिए कि कांग्रेस या नेहरू गांधी परिवार का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो यही सवाल खड़ा किया जाएगा जो आज सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से G23 याद करिए कि G23 कांड हुआ तो उस समय राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं को गद्दार करार दिया था। अभी हाल में शशि थरूर ने जिस प्रकार के उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा किया आर्टिकल लिख के, तो ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में आजकल आप मेरा सवाल सुन नहीं पाते क्या महेश भाई? महेश भाई सवाल मेरा सुन नहीं पाते, या सवाल सुनना ही नहीं चाहते? राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, जो संविधान को कमजोर कर रहा है, जो पूरे देश में एक प्रकार से एनार्की फैलाने का काम कर रहा हो, उस व्यक्ति के खिलाफ जेल में डालो ना। 56 इंच के सीने वाली सरकार है, लगातार झूठ बोलने का अरे ये झूठ बोल रहा है तो जेल में डालो ना। सर दुर्भाग्य ये है कि देश बर्दाश्त क्यों कर रहा है, सरकार बर्दाश्त क्यों कर रही है? सर जब संदीप जी आप जैसे पत्रकार जब इस सवाल गढ़ते हैं ना, तो उस चीज का अध्ययन नहीं करते हैं कि चुनाव आयोग के पास ये राइट्स ही नहीं है कि वो मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पे डाल। अरे आप कर दो, 16 जज चिट्ठी लिख रहे हैं, देश को चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? FIR दर्ज करा दें कि ये देश को बदनाम कर रहा है, ये शख्स अनर्गल आरोप लगा रहा है, विशैला माहौल बना रहा है, डालो जेल में। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं खुली चुनौती दे रहा हूं। आपके ही डिबेट में आपने ही कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या निराधार बता रहा है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? एक भी अपने किसी भी आरोप पर। हाँ मैं वही ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं महेश भाई। तो मतलब सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं देगा कि 1 लाख सुनिए ना, एक आदर्श नागरिक का, आदर्श नागरिक का, एक आदर्श पत्रकार का, एक आपको भी और हमें भी, जो आप हमें कह रहे हो कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप भी जा सकते हो। राहुल गांधी अगर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं तो किसने रोका है? राहुल गांधी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। वो प्रशांत किशोर ने भी कल आरोप लगाया, ये 10,000 रुपए खटाखट नोट बांटे जा रहे थे खटाखट, और वोट डल रहे थे फटाफट, कि नहीं जी पुरानी योजना थी तो वो चल रही है। तो मोबाइल बांटने से क्यों इनकार कर दिया था, रोक दिया था अशोक गहलोत को 2023 में? रोका था कि नहीं रोका था? नहीं तो चुनाव से पहले तो मुझ पे ताव दे रहे हैं, मुझ तो है नहीं उनके पास, लेकिन कैसे अब सवाल के जवाब दे दो ना, पता नहीं कहां भटकने लगते से हम जो है छाती फाड़ के। राजस्थान चुनाव, कांत पांडे, सीताराम गौंड, कीर्ति कौशल, मोहम्मद लाइक, श्याम शर्मा, उषा बेन, अरविंद वढेर, रमेश भाई परमार, कल्पना पटेल, रिंकू तरफदार, मुकेश जांगीड़। दोस्तों SIR के नाम पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर व्यक्ति ग्रसित है, हर वो व्यक्ति ग्रसित है जो नौकरी पेशे वाला है,
नौकरी पेशे वाला ग्रसित इसलिए है कि अगर उसने फार्म नहीं भरा तो उसका वोट कट जाएगा, हो सकता है उसकी नागरिकता भी छिन जाए, क्योंकि सरकार है, मैंने पहले कहा सब कुछ उनके हाथ में है। तो आम आदमी तो ग्रसित है ही है, साथ में वो लोग भी ग्रसित हैं जो इस प्रक्रिया को सरकारी उसको अमली जामा पहना रहे हैं। उसमें बीएलओ की भूमिका सबसे अहम है। और जब करीब 4-5 राज्यों के बीएलओ 16 बीएलओ आज तक 9 दिन में आत्महत्या कर चुके हैं, तो आप खुद सोचिए फिर क्या अच्छा है, क्या बुरा है? क्या उन मरने वालों की कोई बखत नहीं है इस देश में? क्या इस देश में जान की कोई कीमत नहीं रही? कोई मर जाओ, किसान मर जाए, मेरे लिए मर गए थे, या नोटबंदी में लाइन में लगे हुए लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इन बीएलओ के मरने से किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? सरकार का काम करना ही केवल उन बीएलओ का काम है। उनको ये जो उनकी सेहत का ध्यान रखे, वो कौन रखेगा? उनको एक्स्ट्रा तनख्वाह थोड़ी दी जाएगी इस बात की। कमाल हो रहा है साहब। अब आप ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर की कवायद के दौरान अब तक 15 बीएलओ की मौत का दावा किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल में 3 के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के 4-4, राजस्थान के 2, केरल और तमिलनाडु में 1-1 मौत की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में तो बीते 24 घंटों के दौरान ही 2 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो राज्य के नदिया जिले के मुख्यालय कृष्णनगर में बीएलओ के तौर पर काम कर रहे रिंकू तरफदार नामक एक महिला शिक्षक ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शव के पास बरामद एक सुसाइड नोट में रिंकू ने अपनी मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जिला चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस के मुताबिक रिंकू ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंने 95% ऑफलाइन काम पूरा कर लिया है, लेकिन ऑनलाइन के बारे में उनको जानकारी नहीं है। सुपरवाइजर को इस बारे में बताने से कोई फायदा नहीं हुआ है। मलिहाबाद क्षेत्र है लखनऊ के पास में, वहां का बीएलओ विजय वर्मा रात को सोता है और सुबह नहीं उठता है। उसका बीपी बढ़ जाता है और बीपी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये भी बीएलओ था। इसके ऊपर इतना प्रेशर था कि रात को सोता नहीं था। क्या बोली उनकी पत्नी, एक बार सुन लीजिए। खबर आज की ताजा खबर है, इसमें साफ तौर पर देखिए 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत। 16 बीएलओ की मौत एसआईआर की वजह से हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। 24 घंटों में 2 बीएलओ की मौत, 1 लापता, 2 को हार्ट अटैक। मध्य प्रदेश के रायसेन, भोपाल, इस तरीके की खबरें। दूसरा देखिए बंगाल सुसाइड, अब तक 3 की मौत हो चुकी है। गुजरात में 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत, 1 ने जान दे दी। इस तरीके से 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। बीएलओ का काम मिला है, तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर है जो चुपचाप लेट जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। मौत कैसे? इनकी है जो है टेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज है, जो का अटैक पड़ा है। इनको कहीं ये साहब बस्ती, उत्तर प्रदेश का जिला बस्ती के एसडीएम है शत्रुघ्न पाठक। ये धमका रहे हैं अधिकारियों को, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा, तुम्हारे पास खिलाफ क्या क्या कर दूंगा। एक बार आप खुद सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है? तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके दोनों लोगों के मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। नहीं एफआईआर करिए इसमें कोई भाई तुम क्या हो बदनाम हो ये लाओ। क्यों नहीं हो? रोजगार सेवक हो तो क्या हो गए? क्यों नहीं काम कर रहे हो? लाओ तुम कहाँ है उनके? है सुपरवाइजर है, काल में भेज रहा हूँ, तहरीर एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं भेज रहा हूँ।
देखिए सबसे बड़ी बात क्या है साहब, तुमको मैं जेल में उनको प्रधान अभी बता रहा हूँ, ये विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा इसका विरोध कर रही है, टीएमसी इसका विरोध कर रही है, परंतु साहब तो साहब है, ये तो होके रहेगा। विपक्ष जाए भाड़ में, जब चुनाव जीतना ही उद्देश्य हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार सुन लीजिए और देख लीजिए क्या क्या बोल रहे हैं लोग। होगा और ममता बनर्जी हारने वाली है, चिंता का कोई बात नहीं है। सरकार के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बेलोस की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थककर हार गए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा हुआ है। अगर नियत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती, और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। SIR एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और BLO की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा किया जा रहा है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। मौत नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं और उसमें मजबूरी में बंगाल के तो एक उसने वीडियो उसका पूरा लिखित में दिया उसने सुसाइड नोट में। और बंगाल Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar. This video is for you, Mr. Ganesh Kumar, Honorable, not so Honorable, Chief Election Commissioner of India. Last night, the 21st of November, 52-year-old Rinku Taraftar, who was a resident of Krishnanagar and has worked as a part-time teacher at Chapra Vivekananda School, who was also a BLO, a booth level official, as part of the SIR exercise, committed suicide. She is now dead. Her post-mortem is currently being done. She leaves behind a husband, a married daughter and a son. Rinku has also left behind a suicide note. The suicide note is in Bengali, but I'm going to read certain parts from it. She says, "Ami বাঁচতে চাই, मैं बचना चाहती हूँ। I want to live. আমার সংসারে কোনো অভাব নেই। I have no problems in my family. मेरा संसार में कोई तकलीफ नहीं है। আমার এই পরিণতির জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। मेरे ये अवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग responsible है। Only and only the election commission is responsible for this situation. আমি কোনো রাজনৈতিক দল করি না। I don't belong to any political party. খুবই সাধারণ মানুষ। I'm a normal person. কিন্তু এই অমানসিক কাজের চাপে আমি বাঁচতে পারছি না। This inhuman work pressure I can't take anymore. খুবই কম বেতনে আমার চাকরি, এই পরিশ্রমের তুলনা নেই। I work for very little money. This kind of physical and mental pressure is unimaginable for me. Offline 95% আমি কাজ করেছি, অনলাইনে করতে পারছি না। I've done 95% of my work offline, but I'm just not being able to do it online, and even though I've told my supervisor in the video, it isn't helping. I have my children and my husband. I have no complaints. I've left a list of where I've kept my things, but I should have left my job. I didn't. बीजेपी के प्रवक्ता अक्सर आकर प्रेस में डिबेट में उल्टा सीधा बोलते हैं। यह मैंने भी आपको उदाहरण सुनाया। क्या जनता के सवालों के जवाब देना इस सत्ता को इतना गवारा नहीं है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे सके? 10,000 रुपए बांट के आप चुनाव जीत लेंगे, 2,500 रुपए बांट के आप चुनाव जीत लेंगे,
प्रलोभन देकर आप चुनाव जीत लेंगे। अभी मैंने आपको ये भी सुनवाया था कि किस तरह से मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि पैसे देकर आप विकास नहीं कर सकते। सवाल तो यही है कि आखिर विकास फिर होगा कैसे, जिस पार्टी का मकसद चुनाव जीतना ही हो जाए कि चुनाव जीतो, इसके अलावा कुछ नहीं, देश जाए भाड़ में, जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो विरोध करेगा सड़क पर उसके ऊपर लट पड़ेंगे, जो विरोध करेगा चैनलों में बैठकर उसके साथ ये प्रवक्ता बदतमीजी करेंगे। आप ये देखिए कि इस देश में अपनी बात कहना अब इतना आसान नहीं रहा। एसआईआर के मामले में जिस तरह से सरकार काम कर रही है या चुनाव आयोग काम कर रहा है, उससे तो अंदाजा लगता है कि ये पूरे देश में एक साथ एसआईआर करा के छुट्टी क्यों नहीं करते। एक बार जहां चुनाव आता है वही एसआईआर होता है। पश्चिम बंगाल में आप अब करा रहे हैं, उसमें 2 महीने बाद चुनाव है। आप खुद सोचिए, जिस प्रदेश में चुनाव होना है उसमें 1 महीने या 2 महीने पहले आप एसआईआर करेंगे तो हड़बड़ी तो मचेगी ही। बीएलओ के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो तो आत्महत्या करेंगे ही। बीएलओ को नौकरी जाएगी तो उसके परिवार का क्या होगा, बीएलओ मर जाएगा उसका क्या होगा। क्या सरकार उनके बच्चों की जिम्मेदारी लेगी? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। इन्हें केवल चुनाव जीतना है। जब मकसद ही चुनाव जीतना बना लिया है तो फिर लोकतंत्र जाए भाड़ में, आम आदमी जाए भाड़ में। इनको वो वोटर चाहिए कि जो इन्हें वोट देते हो, बाकी के सबके काट दीजिए। मैंने भी 2 दिन पहले आपको वीडियो सुनाया था जौनपुर के विधायक का, वो कह रहा था विपक्षियों के वोट कटवा दीजिए। ये माहौल और ये इस देश में इस समय चल रहा है हर जगह। मैंने एक दिन और आपसे कहा था कि कोई भी आदमी इस समय चाहे वो कितना भी झूठ बोल ले कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर, लेकिन अंदर से आप उससे पूछोगे तो वो संतुष्ट नहीं है। और उसकी संतुष्टि होगी भी कैसे साहब? महंगाई पर कोई डिबेट नहीं करता, बेरोजगारी पर कोई डिबेट नहीं करता, जो देश में हंगर इंडेक्स है उस पर कोई डिबेट नहीं करता। 91 लाख करोड़ लोगों को सरकार भोजन उपलब्ध करा रही है, उस पर कोई डिबेट नहीं करता। क्यों अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ता चला जा रहा है, उस पर कोई डिबेट नहीं करता। क्यों पेट्रोल डीजल रूस के से लेना बंद कर दिया अमेरिकी दबाव में, उस पर कोई डिबेट नहीं करेगा। ये डिबेट करेंगे हिंदू मुसलमान पर या एसआईआर पर। कहां चुनाव आयोग को दबाना है, बताना है हीरो, और कहां तेजस में मरने वाले पायलट को बताना है जीरो। इनका केवल एकमात्र मकसद ये है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। आपके सवालों को ना मीडिया उठाएगा, कोई मीडिया वाला आपको के सवालों को नहीं उठाएगा। कोई मीडिया वाला ये नहीं कहेगा कि देश में कहां तरक्की हो रही है, सड़कें टूटी पड़ी है, लोगों के पास खरीदारी के लिए पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी देश तरक्की कर रहा है, उसके बावजूद भी देश 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है। समझने वाली बात है, आखिर ये पैसा है किसके पास? क्या आपको पता है? अगर आपको पता तो आप लिख के भेज दीजिए मुझे मैसेज में। मुझे तो पता नहीं है कि 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो किसकी है। 91 लाख लोग भूखे मर रहे हैं, उनको सरकारी राशन चाहिए, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, फिर भी इकोनॉमी बढ़ रही है। कहां से आ रहा है पैसा? सोचने वाली बात है। मेरी बातें हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे, परंतु सच है। कभी अंदर झांक के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।